नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 9 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CPO-SI, बिहार, यूपी SI, इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज एग्जाम के UPPCS बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP और इसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर के लिए यह खबरें लाभदायक सिद्ध होंगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में IIT दिल्ली among top 200 educational institutions in the world, यानी IIT दिल्ली दुनिया के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में शामिल हो गया है। यानी देयर आर 3 इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IIT दिल्ली हैव फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। यानी IIT दिल्ली समेत 3 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान दुनिया के टॉप 200 संस्थानों की सूची में शामिल हो गए हैं। इसमें IIT बॉम्बे हैज बीन रैंक्ड 177, IIT दिल्ली 185th एंड IISc बेंगलुरु 186 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। यानी 2022 की जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें जो है यह स्थान पाए हैं। तो IIT बॉम्बे हैज मेड इट टू द टॉप 200 फॉर द 4th टाइम इन रो। यानी IIT बॉम्बे ने लगातार चौथी बार टॉप 200 में यह पोजीशन बनाई है। दिस ईयर 35 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैव फाउंड प्लेस इन द रैंकिंग। यानी इस बार जो है 35 ऐसे संस्थान हैं जो कि भारतीय संस्थान जो कि इस QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हैं। तो इन द 2022 रैंकिंग MIT, यह MIT का सुना ही होगा, यह अमेरिका यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट व्हाइल द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रोज टू द सेकंड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006। यानी 2006 के बाद पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को 3rd रैंक मिला हुआ है। तो इस तरह से इन द लिस्ट ऑफ 500 इंस्टीट्यूट द रैंकिंग ऑफ 7 इंस्टीट्यूशन हैज इम्प्रूव, यानी 7 लोगों ने इम्प्रूव किया है, यानी 7 संस्थानों ने, और 7 हैव डिक्लाइन, यानी उनमें गिरावट आई है। एंड देयर इज नो चेंज इन द रैंकिंग ऑफ 14 ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें कोई जो है चेंजेस नहीं आया। तो अपार्ट फ्रॉम दिस 7 न्यू इंस्टीट्यूट हैव मेड प्लेस इन इट, यानी 7 और ने नई जगह बनाई। यानी कह सकते हैं कि 1300 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द रैंकिंग। इन द रैंकिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, रिसर्च, पब्लिश पेपर एटसेट्रा आर एनालाइज्ड। यानी ये जो रैंकिंग जो बनाई जाती है वो किस पर? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की गुणवत्ता, किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है इस यूनिवर्सिटी में, शिक्षक छात्र का अनुपात, यानी आप देख सकते हैं जैसे क्लास में अटेंडेंस कितनी हो रही है, कितने स्टूडेंट उसमें प्रेजेंट हैं, यह भी देखा जाता है। एंड रिसर्च पब्लिश, शोध पेपर जो प्रकाशित होते हैं उन सब आदि नियमों को परखा जाता है, जिसके उपरांत यह यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो देती है, यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। और व्हाट इज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यह ध्यान रखेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है। तो QS मतलब क्यू क्या है, ये क्यू का मतलब होता है क्वैकरली, याद रखना, क्वैकरली साइमंडस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग स्थापना 2004 में हुई थी। यह लंदन बेस्ड है, UK बेस्ड है। तो क्वैकरली साइमंडस इज ए लीडिंग ग्लोबल कैरियर एंड एजुकेशनल नेटवर्क फॉर एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स टू स्टिमुलेट देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी यह कह सकते हैं कि यह महत्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रमुख वैश्विक कैरियर तथा शैक्षणिक नेटवर्क है, एजुकेशनल कह सकते हैं यह नेटवर्क है। द लंदन बेस्ड क्वैकरली साइमंडस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग एनुअली, यह हर साल इसका प्रकाशन करता है। नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। यानी दोस्तों नीति आयोग
जिसके बारे में आपको पता है, या प्लानिंग कमीशन की जगह आया था NITI, जिसने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इन दोनों की मदद से सुरक्षित यानी सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान, ये कैंपेन चलाया जा रहा है। सरकार का यह थिंक टैंक है नीति आयोग, गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, एंड द कंट्रीज लीडिंग कॉर्पोरेट हाउस पीरामल्स ग्रुप, Piramal Foundation have launched a door-to-door home care scheme for कोरोना पेशेंट, यानी कोरोना जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए मरीजों के घर घर देखभाल करने की यह योजना है। और इस योजना का नाम क्या रखा गया है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये ध्यान रखेंगे। और इसके तहत दिस कैंपेन विल बी लॉन्च इन 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, यानी इसमें 26 स्टेट को कवर किया जाएगा। अंडर दिस कैंपेन 20 लाख सिटीजन विल बी गिवन हेल्प अंडर कोविड होम केयर, यानी 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर के तहत मदद दी जाएगी। दिस कैंपेन हैज बीन लॉन्च अंडर ए स्पेशल इनिशिएटिव कॉल्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव्स, इसको कहेंगे। तो यह अभियान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव नामक विशेष पहल के तहत शुरू किया गया है। इन दिस लोकल लीडर्स, सिविल सोसाइटीज एंड वॉलेंटियर्स विल वर्क विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू सॉल्व द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स इन द डिस्ट्रिक्ट इन द मेजर फोकस एरियाज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी इसमें स्थानीय लोग, स्थानीय नेता, नागरिक समाज, स्वयं सेवक जो वॉलेंटियर्स होते हैं, जिला प्रशासन के साथ मिलकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में जिले में उभरती समस्याओं का समाधान करेंगे। यह बहुत ही अच्छी पहल है। द कैंपेन विल बी लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी यह जो यह होगा इसको जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, DM के द्वारा 1000 से अधिक स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में किया जाएगा। इसमें जो है इनबाउंड आउटबाउंड कॉल के माध्यम से रोगियों से जुड़ने के लिए 1 लाख से अधिक वॉलेंटियर को नॉमिनेट किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको जो है यह कह सकते हैं कि ट्रेंड किया जाएगा। और नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था। यह भारत सरकार के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। चेयरपर्सन इसका प्रधानमंत्री होता है, जैसे योजना आयोग में होता था। और जो डिप्टी चेयरमैन है, चेयरपर्सन होता है, उसको प्रधानमंत्री यानी जैसे अमिताभ कांत जी हैं, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। गुटेरेस सेट टू बिकम UN सेक्रेटरी जनरल अगेन, यानी एंटोनियो गुटेरेस, इनका रोज न्यूज में आप लोग नाम देखते ही होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है इनके प्रपोजल को। यह दूसरी बार भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनेंगे, यानी 18 जून को दोबारा इस विश्व निकाय के प्रमुख बनने का रास्ता साफ हो गया है। द वे हैज बीन cleared for UN Secretary General Antonio Guterres to become the head of this world body again on 18th June. This Security Council proposal to make him the Secretary General for 5 years for the second time in row has been approved unopposed. निर्विरोध रूप से मंजूर कर दिया गया है। और इनका जो सेकेंड टेन्योर होगा, सेकेंड टर्म होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो इस तरह से 15 देशों की सुरक्षा परिषद ने एक बैठक करके 193 मेंबर की जो महासभा है उसके लिए दूसरी बार गुटेरेस को महासचिव बनाने की सिफारिश को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया। इस तरह से गुटेरेस का नया जो कार्यकाल होगा, न्यू टर्म होगा, विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 एंड कंटिन्यू टिल दिसंबर 31 2026 तक। ये ध्यान रखेंगे। और अभी तक जो महासचिव बने हैं, ये भी याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली साहब थे, याद रखेंगे। ये फ्रॉम नॉर्वे के थे, याद रखेंगे। और 1946 से 1952 तक थे। फिर डैग हैमरशोल्ड, हाँ, ये स्वीडन से थे, याद रखना। इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यू थॉन्ट बर्मा से थे, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है। ऑस्ट्रिया से कुर्ट वाल्डहिम थे, याद रखिएगा। जेवियर पेरेस डी क्वेयर पेरू से थे।
बुतरस बुतरस घाली मिस्र से थे, कोफी अन्नान साहब घाना से रहे हैं, ये भी 2 बार रहे हैं, और कोरिया गणराज्य के बान की मून 2007 से 2016 तक थे। उसके बाद यही हैं एंटोनियो ग्युटेरस, जो कि 2017 से अभी तक थे, अब दूसरे टेन्योर के लिए फिर से उनको मंजूरी मिल गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। बाय 2030 ऑल कंट्रीज मस्ट कीप देयर प्रॉमिस ऑफ लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार करना ही होगा 2030 तक, यूएन ने कहा है। तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2030 तक सभी देशों को अपनी भूमि सुधार के अपने वादों को निभाना होगा। ए न्यू रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट people around the world will urgently need to restore at least 1 billion hectare of degraded land over the next decade, यानी अगले दशक में कम से कम 1 अरब हेक्टेयर खराब भूमि में तत्काल सुधार कर इसे बहाल करना ही होगा, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं और पृथ्वी की जो प्राकृतिक जो सेवाएं देती है उसका हम लोग 1.6 गुना अधिक उसका यूज कर रहे हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हम जैव विविधता के नुकसान से बचना चाहते हैं तो लैंड रिफॉर्म बहुत ही आवश्यक है। द वर्ल्ड इज यूजिंग 1.6 टाइम द रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय नेचर, यानी ये जो प्रकृति हमारा हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है उसका हम लोग 60%, 80% नहीं, 1.6 गुना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारी जो जमीनें हैं, जो जिसपे जो अभी कह सकते हैं वो खराब भूमि है, उसको ठीक करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो इकोसिस्टम यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, इंक्लूड फील्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवाना, माउंटेन्स, पिटलैंड्स, अर्बन एरियाज, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड ओशियंस, ये सब शामिल होते हैं। तो द कम्युनिटीज लिविंग ऑन नियरली 2 बिलियन हेक्टेयर ऑफ पुअर लैंड इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, यानी लगभग 2 अरब हेक्टेयर भूमि में रहने वाले समुदायों में दुनिया के कुछ सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग शामिल हैं। तो वर्ल्ड वाइड द कॉस्ट ऑफ लैंड रिक्लेमेशन एंड देयर रिस्टोरेशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग मरीन इकोसिस्टम इज प्रोजेक्टेड टू बी एट लीस्ट $200 billion each year by 2030. The report noted that for every $1 invested in repair and restoration, यानी हम $1 अगर खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, there could be an economic benefit of up to $30, यानी $30 तक का आर्थिक लाभ हमें हो सकता है। The report said that land degradation is already affecting around 320 crore people, यानी यह भूमि में हो रही जो डिग्रेडेशन है उसकी वजह से पहले ही 320 करोड़ लोगों पर इसका इफेक्ट दिख रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की 40% आबादी इसके तहत आ रही है। तो एवरी ईयर वी आर लूजिंग इकोसिस्टम सर्विसेज वर्थ मोर देन 10% ऑफ आवर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, यानी सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि हम लोग 10% से अधिक मूल्य की पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का नुकसान झेल रहे हैं। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट food security for 130 crore people can be increased only by restoring agroforestry, यानी अगर रिपोर्ट में ऐसी बात कही गई है कि मात्र कृषि वानिकी की अगर बहाली करने से ही 130 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। रिस्टोरिंग मरीन फिश पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड्स कैन इंक्रीज फिश प्रोडक्शन बाय 16.5 million ton with an annual value of $32 billion. Action to halt and improve land degradation could bring about a third of the global warming that is much needed by 2030, यानी भूमि में आ रही गिरावट को तो हमें कंट्रोल करना ही होगा, इसमें रिफॉर्म करना ही होगा और कार्रवाइयां वैश्विक तापमान में 1/3 कमी ला सकती हैं और जिसकी 2030 तक बहुत ज्यादा आवश्यकता है। द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज एट द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-30, याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के दशक के रूप में जारी किया गया है
पारिस्थितिक तंत्र के बहाली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आल्सो लॉन्च ए डिजिटल हब फॉर द यूनाइटेड नेशन डिकेड व्हिच इंक्लूड्स क्रिएटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड मॉनिटरिंग। यानी जो है डिजिटल हब भी लॉन्च किया है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और निगरानी के लिए ढांचा बनाना शामिल है। तो यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी अनूप चंद्र पांडे अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 में चुनाव आयोग होगा, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो 1950 से लेकर 1989 तक एकल सदस्यीय यह निकाय था, सिंगल बॉडी यह निकाय था, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर जो है 89 से 90 तक, याद रखना, तो 1 साल के लिए जो है इसे 3 सदस्यीय बनाया गया था। फिर यह एक जो है 1993 से 3 सदस्यीय से अब वर्तमान में भी 3 सदस्यीय है। तो यह 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर पांडे जी का निर्वाचन आयुक्त इन्हें बना दिया गया है। राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अभी सुनील अरोड़ा जी का रिटायरमेंट हुआ था, 12 अप्रैल को पूरा हो गया था, ये सीट खाली थी। अब वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा हैं, जबकि राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इस तरह से अनूप कुमार पांडे जी हो गए, तो 2 आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यह उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। चुनाव आयोग में पांडे का कार्यकाल 3 साल के आसपास रहेगा और वो फरवरी 2024 में रिटायर होंगे। याद रखना, इसके लिए भी 65 वर्ष या जो भी पहले हो जाए। तो यह तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है, अन्य आयुक्त के लिए 62 ईयर है, ये ध्यान रखिएगा इसे भी। तो इस तरह से यह नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव कराना, यानी याद रखना, राष्ट्रीय पार्टियों को मान्यता देना, क्षेत्रीय पार्टियों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, यह सब, परिसीमन आयोग का गठन, यह सब कार्य, वोटर आईडी कार्ड बनवाना यानी मतदाता पहचान पत्र, ये सब निर्णय चुनाव आयोग ही लेता है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, HSBC अपॉइंट्स हितेंद्र दवे एज ए सीईओ ऑफ इंडिया ऑपरेशन, यानी HSBC ने हितेंद्र दवे को भारतीय परिचालन का सीईओ नियुक्त किया है। तो फॉरेन लेंडर हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अपॉइंटेड हितेंद्र दवे एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हितेंद्र दवे विल रिप्लेस सुरेंद्र रोशा इन दिस पोस्ट, यानी सुरेंद्र रोशा का स्थान यह लेंगे। और देश के 14 शहरों में इसकी 26 ब्रांचेज हैं। दोस्तों, भारत में इस बैंक का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। HSBC समूह के कुल मुनाफे में भारत का जो है 3रा स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर ये 2 बार लिख गया है, इसको काट कर सकते हैं। दवे हु वाज द परफॉर्मर हेड ऑफ ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट ऑफ HSBC इंडिया, और ये 2001 में HSBC को ज्वाइन किए थे, विभिन्न पदों पर रहे हैं, यह ध्यान रखेंगे। और HSBC के सीईओ अभी वर्तमान में इंटरनेशनल नोएल क्वीन है एंड इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना 1865 हांगकांग में हुई थी और इसके संस्थापक थॉमस सदरलैंड हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। असम गवर्नमेंट टू कन्फर अवार्ड लाइक भारत रत्न एंड पद्म, यानी असम सरकार भी भारत रत्न और पद्म, जैसे पद्म पुरस्कारों में क्या है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, यह 3 अवार्ड है ना। तो इस तरह की तर्ज पर असम सरकार शुरू करने जा रही है, पुरस्कार को देने का फैसला किया है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। तो व्हाइल ए पर्सन मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी विल बी अवार्डेड असम रत्न, जैसे भारत रत्न उसको असोम रत्न कहा जाएगा। और 3 सेट्स ऑफ न्यू अवार्ड असोम विभूषण, जैसे भारत रत्न में पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण होता है कि नहीं, तो इसी तरह से वहां पर असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री विल आल्सो बी कन्फर्ड ईयरली टू 3
5 and 10% रिस्पेक्टिवली। यानी भारत रत्न एक व्यक्ति, सॉरी, असम रत्न एक व्यक्ति को दिया जाएगा, असम विभूषण जो है 3 व्यक्ति को दिया जाएगा, और असम श्री जो दिया जाएगा वह 10 लोगों को दिया जाएगा। और असम विभूषण जो है दो लोगों को, असम भूषण 3 लोगों को, यह भी ध्यान रखेंगे। यहां पर दिया गया है कि एक व्यक्ति को असम रत्न, वहीं 3 को असम भूषण और 2 को असम याद रखिएगा, 3 को असम विभूषण, हाँ, और हर साल 10 व्यक्तियों को असम श्री दिया जाएगा। तो द अवार्ड्स विल कैरी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, ये ध्यान रखेंगे। तो असम रत्न वाले को 5 लाख, 3 लाख असम विभूषण और 2 लाख असम भूषण और 1 लाख असम श्री को दिया जाएगा। तो इस तरह से साहित्यकार वहां के थे डॉक्टर होमेन बरगोहेन के जन्मदिन पर साहित्यिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। लिटरेरी पेंशन विल बी गिवन टू देम ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर होमेन बोरगोहेन के जन्मदिन पर, यानी 7 दिसंबर को दिया जाएगा। इसी तरह से स्पोर्ट पेंशन भी दी जाएगी अर्जुन पुरस्कार विजेता भोगेश्वर बरुआ के नाम पर 3 सितंबर को। इसी तरह से आर्टिस्ट अवार्ड भी 17 जनवरी को दिया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। आरबीआई इंपोजेस टोटल पेनाल्टी ऑफ ₹6 करोड़ ऑन बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज ए टोटल पेनाल्टी ऑफ 6 करोड़ ऑन बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी। तो दीज बैंक हैव बीन फाइंड फॉर वायलेटिंग द रूल, इन्होंने जो है नियम का उल्लंघन किया। वन ऑफ द ओवरलुक्स पर्टेन टू रूल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड एंड रिपोर्टिंग देयर ऑफ, यानी फ्रॉड के क्लासिफिकेशन और उसकी जानकारी देने के नियम से यह संबंधित है। इसी वजह से इनके ऊपर यानी 4 करोड़ की पेनाल्टी बैंक ऑफ इंडिया पे लगाई गई है, जबकि 2 करोड़ की पंजाब नेशनल बैंक पे। तो आरबीआई सेड इन ए स्टेटमेंट दैट द लीगल इन्वेस्टिगेशन फॉर सुपरवाइजरी एवल्यूशन, इसे एलएसई कहते हैं आप, बैंक ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ऑन मार्च 31, 2019। इसी तरह से 1 जनवरी 2019 को एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक समीक्षा और धोखाधड़ी निगरानी, जिसे एफएमआर कहते हैं, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट सौंपी गई। तो ऑन द अदर हैंड द रिजर्व बैंक सेड इन ए सेपरेट स्टेटमेंट that the statutory inspection of Punjab National Bank was conducted with reference to the financial position. This investigation was done on the basis of financial position as on 31st March 2018 and 31st March 2019 के आधार पर की गई। और आरबीआई के बारे में जान लीजिए, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, यह भारत सरकार के जुरिडिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार, और इसके जो है जो ये कह सकते हैं गवर्नर, इसको यहाँ पे कर लीजिएगा गवर्नर, आई एम सॉरी, इसको हिंदी में भी गवर्नर बोलते हैं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। ओमान, यह गल्फ कंट्री है, टू होस्ट फर्स्ट FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप इन 2024, यानी 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी करेगा कौन? ओमान करेगा। तो यानी ओमान विल होस्ट द FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप इन जनवरी 2024। और जो है इसके सारे मैच ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान एंड सिंगापुर हैड आल्सो बिड टू होस्ट द हॉकी 5 वर्ल्ड कप, लेकिन वो लोग पीछे रह गए और ओमान को चुना FIH ने। ये ध्यान रखेंगे, यह एक नया टूर्नामेंट है। पहले विश्व कप में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में 16-16 टीमें हिस्सा लेंगी, यह पहली तरह हो रहा है, और 5 महाद्वीपों से 3-3 टीमें, मेजबान ओमान पहले टूर्नामेंट का हिस्सा होगा। तो द कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर फॉर द हॉकी 5 वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस इन 2022, यानी जो है 2022 में इसके क्वालिफायर मैच होंगे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कहां हो, कौन मेजबानी करेगा, तो ओमान करेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है, यानी विश्व प्रत्यायन दिवस है, 9 जून को मनाया जाता है, हर साल हम लोग मनाते हैं। तो सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे वाज स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल
एक्रीडिटेशन फोरम एंड इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन मंच और अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के पहल के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। और भारत में यह दिवस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी पूछ लेगा कि विश्व प्रत्यायन दिवस भारत में कौन संस्था या किसके सौजन्य से मनाया जाता है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस बार का जो थीम है यह है एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, तो यह जो है भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना जिसे कहेंगे 1997 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही कि सभी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना। और इट वाज एस्टैब्लिश एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ऑन नीदरलैंड मॉडल। नेक्स्ट है, इट वाज एस्टैब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष आदिल जैनुअल भाई हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हमने एकदम फैक्चुअल कर दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों के बारे में बात की है। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीप का अर्थ समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर मतलब इट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ सी, जो कि 3 ओर से सागरों से घिरा क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। यह ट्रायंगुलर शेप में है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है, टेरिटोरियल रीजन है। यहां पर जो है पठारी क्षेत्र हैं और हिल्स हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियों में जैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया भी कह सकते हो, तो विच इज अनायमुडी है। और अनायमुडी जो कि किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है, अन्नामलाई हिल में पड़ती है। कहां पड़ती है? विच इज सिचुएटेड इन अन्नामलाई हिल, और अन्नामलाई हिल इज सिचुएटेड इन केरला एंड तमिलनाडु, याद रखेंगे। और इट्स हाइट इज 2695 मीटर इसकी हाइट है। एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक इज दोदा बेट्टा, 2637 मीटर ये ऊंची है। इट इज सिचुएटेड इन, कह सकते हैं या कह सकते हैं कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज दोदा बेट्टा, विच इज सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो यह नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी को ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का ज्वाइंट पॉइंट कहा जाता है, यानी मिलन बिंदु कहा जाता है दोस्तों। और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, याद रखेंगे नीलगिरी। फिर अरावली की बात की जा रही है, अभी मानचित्र में दिखाता हूं। तो अरावली वर्ल्ड एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन, नाउ इट इज एन रेसिडुअल माउंटेन। तो इसे अब क्यों रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है? तो बिकॉज ऑफ इरोजन, क्योंकि बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अपर्दन होते होते यह घिस चुकी है। तो इस तरह से अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। तो इस तरह से इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, विच हाइट इज 1722 मीटर, 1722 मीटर है, जो कि आबू पर्वत, राजस्थान के लोग जानते होंगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर यह स्थित है। वहीं दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, वहीं जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान भी है, वहीं सोलर पैनल के माध्यम से लोगों को खाना, मतलब बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इट्स हाइट इज 1350 मीटर, जो कि एमपी में स्थित है। और इसी में अगर मानचित्र में भी मैं दिखाता हूं तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल क्रम से ही हैं। तो इसी में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है, 1117 मीटर है। और पंचमढ़ी इज आल्सो बायोस्फीयर रिजर्व विच इज शॉर्टलिस्टेड इन यूनेस्को लिस्ट, याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है। और दोस्तों मानचित्र में आइए देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं ना सतपुड़ा, इसके नीचे सालेर है। तो सतपुड़ा की जो है याद रखना धूपगढ़ है, यहीं पर पंचमढ़ी में याद रखना पंचमढ़ी भी है। महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अमरकंटक, इट इज ऑल्सो ए बायोस्फीयर रिजर्व विच इज शॉर्टलिस्टेड इन यूनेस्को लिस्ट, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यह, और ये अरावली है, देख रहे हैं ना, यह गुरु शिखर दिख रहा है ना, तो यह गुजरात के पालनपुर से लेकर, तो यानी गुजरात में है अरावली। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, हरियाणा को भी स्पर्श करती है, और नई दिल्ली के मजनू का टीला तक इसका विस्तार है।
याद हो जाएगा। तो हमने बात किया। और अनायमुडी यहां पर देख रहे हैं ना, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, 2695 में मीटर ऊंची है। और ये अन्नामलाई की पहाड़ी दोदा बेट्टा भी दिख रही है ना, ये 2637 मीटर ऊंची है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यह चोटियों के नाम हैं। नेक्स्ट है यहां पर अमरकंटक, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, तो 1066 मीटर ऊंची है। और इट इज मेन सोर्स ऑफ सोन रिवर एंड नर्मदा रिवर, यहीं से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसी तरह से नॉर्थ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, विच हाइट इज 1646 मीटर। और यहीं पर महाबलेश्वर भी है इसके दक्षिण में, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री इज महाबलेश्वर, 1438 मीटर ऊंची है, और विच इज मेन सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। याद हो जाएगा, इन सबको मानचित्र में देखिएगा। एंड साउदर्न सह्याद्री की चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख है, 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है, विच इज सिचुएटेड इन बाबा बूदन हिल, कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ी में स्थित है। इट इज मेन रिसोर्स ऑफ, कह सकते हैं जो रिच है यहां पर आयरन ओर में रिच है। कुद्रेमुख इज फेमस फॉर आयरन ओर मिनरल, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यहां पर पूर्वी घाट, इधर की बात की जाए तो विशाखापट्टनम, जिसे अरायोकोंडा के नाम से जाना जाता है, 1680 मीटर ऊंची है। और दूसरी महेंद्रगिरी है जो कि 1501 मीटर ऊंची है, विच इज सिचुएटेड इन उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट। हालांकि अभी 2015 में एक चोटी और खोजी गई है, उसका नाम है जिंदागढ़, वह जो है 1690 मीटर ऊंची है, वह आंध्र प्रदेश में ही है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यह मैंने 10 चोटियों के नाम बताए, इन्हें याद कर लीजिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं ना महेंद्रगिरी है, और वो विशाखापट्टनम यही मानचित्र में पड़ेगा, तो इस तरह से यह मानचित्र में जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं अग्नेश्वर चटर्जी, नीतू गौतम, अनुराग उपाध्याय, रुपिंदर कौर, वंशिका सिंह, दिव्यांशी सिंह, हेमंत शर्मा, मोहम्मद हसन, विवेक यादव, एकता, अंकिता राठौर, रोली सरोज, पृथ्वी, निधि राठौर, विनोद जायसवाल, नीरज यादव, सचिन वशिष्ठ, संजय नेगी, स्टेफी सल्धाना, आरटी शर्मा, ध्रुव पारिक, मंटू कुमार, अक्षय कुमार, गौरी कावरे, सूरज उपाध्याय, स्वाति सिंह। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। कई लोगों ने, मैंने देखा है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा बोल दिए हैं, तो नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं हम लोग, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वैकरली साइमंडस किस देश से संबंधित है? आर बेस्ड आउट ऑफ विच कंट्री? जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडिंग इंडियन कॉर्पोरेट हाउस हैज लॉन्च ए होम केयर स्कीम फॉर कोरोना पेशेंट कॉल्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अलोंग विथ नीति आयोग? अडानी ग्रुप, पीरामिल ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। एंड नेक्स्ट है, whose term as the Secretary General of UN for the second time in a row has been approved recently? Ban Ki-moon, Kofi Annan, Antonio Guterres, David Malpass. Next question है, which decade will be called as the UN Decade on Ecosystem Restoration? 2020-31, 2021-30, 2020-30 या 2025-35? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? किसे नियुक्त किया गया? अनूप पांडे, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, अशोक मिश्रा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया ऑपरेशन ऑफ HSBC? जतिन अरोड़ा, सुनील सिंह, हितेंद्र दवे, सुरेंद्र रोशा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव अवार्ड्स ऑन द लाइन ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड? बिहार, असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप मेंस एंड वुमेन्स इन जनवरी 2024? तो इंडिया, सिंगापुर, ओमान, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अरावली माउंटेन रेंज डज नॉट एक्सटेंड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अरावली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है इसका विस्तार? राजस्थान, गुजरात,
हरियाणा, मध्य प्रदेश। एंड इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।